वेलकम गाइस। सो आज के वीडियो में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिक्लिकलिटी इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज है लाइक टाइटन, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण, पीएनजी, फिर एग्जांपल अलग अलग कंपनीज है, ब्लू स्टोन है, सेंको है। तो इनका बिजनेस अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिक्लिकलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ये पूरा गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड है। इसमें स्टडर्ड रेशियो, इसमें यूटिलाइजेशन, इसमें ब्रांचेस, ये सब होता है। तो पूरा इंडिया का जो भी सीजनल या फिर सिक्लिकल डिमांड आता है या पर सप्लाई आता है, वो भी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, जो भी 3 कोर डिमांड है, बेसिक डिमांड, सो वो है कल्चरल डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड इनकम लिंक्ड कंजम्पशन। कल्चरल डिमांड में आता है वेडिंग, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस, जो भी वेडिंग्स या फिर फेस्टिवल रिलेटेड है वो। देन इन्वेस्टमेंट, अभी ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट जैसे भी होता है, बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट जैसे देखते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट का डिमांड। इन्फ्लेशन के लिए एक हेज होता है, करेंसी डेप्रिशिएशन हो रहा है तो उसके लिए भी है। कोई एचएनआई या फिर कोई हाई नेटवर्थ है, वो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनका करेंसी डेप्रिशिएशन से बचने के लिए, या फिर कंपनीज भी ले लेती है। एंड एक सेफ्टी भी होता है ड्यूरिंग क्राइसिस। जब भी यू विल नोटिस कि जब भी कोई क्राइसिस आ रहा है, गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, चाहे वो वॉर हो, कोविड हो, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या कोई अलग हो। अनदर इज इनकम लिंक्ड कंजम्पशन। तो इसमें डिस्पोजेबल इनकम या फिर जो भी एक्स्ट्रा इनकम बचता है सारा एक्सपेंसेस के बाद, व्हाट पीपल थिंक कि दे कैन इन्वेस्ट दिस मनी फॉर देयर फ्यूचर और इट विल क्रिएट अ इन्वेस्टमेंट फॉर देम। सो और ये एक रूलर कैश फ्लो भी है। इफ यू सी 50-60% जो भी गोल्ड बेचते हैं वो रूलर साइड में होता है। तो रूलर का भी पूरा देखना कि डिमांड कैसा है, सप्लाई कैसा है, वो भी बहुत ही क्रूशियल है। एंड अर्बन सैलरी ग्रोथ, जो भी अर्बन में रहते हैं उनका सैलरी पे ही डिपेंड होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ये 3 मेजर इनके डिमांड साइड से। नाउ एक ईयरली शॉर्ट टर्म का सीजनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे इम्पैक्ट करता है। तो इंडिया में पीक जो भी डिमांड होता है वो होता है वेडिंग सीजन के टाइम पे। वेडिंग सीजन के टाइम पे फेस्टिवल्स भी होते हैं और वेडिंग्स भी होते हैं। तो अक्टूबर टू दिसंबर का ये होता है, और उसके बाद ही जैन का मार्च भी होता है वेडिंग सीजन्स के लिए रिलेटेड, अक्टूबर टू दिसंबर फेस्टिवल सीजन्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर ही 50-60% पूरा इंडस्ट्री का, इंडियन इंडस्ट्री का सेल्स यहाँ पर हो जाता है। ज्यादा 60 से भी ज्यादा हो सकता है, बिकॉज गोल्ड क्या होता है, जो भी शादी होता है, मैरिज होता है, वहां पर गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल स्टेटस या फिर गिफ्ट करते हैं तो वो वहां पर होता है। फेस्टिवल्स ऐसा है कि यही टाइम पे अक्षय तृतीया अप्रैल मई में होता है, तो उसके बाद दिवाली होता है अक्टूबर में, अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, वो तो पार्ट ऑफ दिवाली, उसमें भी बहुत ज्यादा गोल्ड बाइंग होता है। जो इवन इवन जिसका इनकम ज्यादा नहीं है फैमिली का, वो भी गोल्ड बाय करते हैं, फिर अलग अलग ज्वेलरीज बाय करते हैं, सिल्वर, ये सब बाय करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि गोल्ड बस पहनने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। थर्ड वन इज लाइक हार्वेस्ट सीजन। ये पोस्ट मॉनसून के बाद आता है, तो इस सीजन होता है अक्टूबर टू जैन के बीच में। अभी क्या होता है, इफ यू सी रूरल पार्ट में ज्यादा हमारा एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट होता है, और वो कंट्रीब्यूट करता है रूरल पार्ट 50-60%, वो वहां से आ रहा है, और आधा अर्बनाइजेशन से। सो ये परचेस कभी होता है जब भी उनका सारा एग्रीकल्चर का प्रोसेस, कल्टीवेशन सब बेच के हो जाता है, तभी वो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट निकला है सब एक्सपेंस निकाल के दे विल ट्राई टू, इनकम निकला है उसके बाद दे ट्राई टू डू इन्वेस्टमेंट। सो यूजुअली जो भी रूरल साइड में होते हैं उनका फर्स्ट फेवर होता है टू बाय सम गोल्ड। एंड वीक सीजन देखा जाए तो अप्रैल टू जून, और जून के भी बाद जो भी इफ यू सी कि मॉनसून है, वहां पर भी वीक सीजन होता है। तो वहां पर वेडिंग्स भी नहीं होते हैं और मॉनसून का भी सीजन होता है। सो इफ यू सी, अगर सिंपल में समझे तो अक्टूबर दिसंबर में वेरी हाई डिमांड होता है, बिकॉज वेडिंग प्लस फेस्टिवल्स। जैन मार्च में भी हाई होता है, वहां पर भी वेडिंग होता है। अप्रैल जून में लो होता है ऑफ सीजन, एंड जुलाई सितंबर में मॉडरेट, बिकॉज ये प्री फेस्टिवल है। कोई कोई पहले भी बाय कर देते हैं, बट ये रेनी सीजन होता है। इन्वेंट्री साइकिल्स कैसे मूव करेगा, Q2 में इन्वेंट्री बिल्ड होना चालू हो जाता है, बिकॉज Q3 में पीक सेल्स होता है। पीक सेल्स के पहले ही उनको इन्वेंट्री बिल्ड करना है उनके सारे शोरूम्स में, गोडाउन्स में। 4 मॉडरेट होता है,
एज वी नो कि 4 अप्रैल तक होता है, तो वो मॉडरेट ही होता है, एंड Q1 यूजुअली लो होता है, स्लो क्वार्टर होता है। ये सारे क्वार्टर्स का कैलकुलेशन करके ही वी विल अंडरस्टैंड कि वर्किंग कैपिटल कैसा है, मार्जिन कैसे है, उनका कैश फ्लोस कैसा है। तो यही सोच के चलना चाहिए कि Q3 और Q4 में अच्छा उनका अर्निंग्स हो जाता है हर इसका। नाउ एक लॉन्ग टर्म का सिक्लिकलिटी कैसा होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ भी हिस्टोरिकल में जहां पर भी इश्यूज आया तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। अगर इश्यूज कहां पर भी वॉर है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, रियल एस्टेट क्राइसिस है, तो ये गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। नाउ गोल्ड इज इनवर्सली लिंक्ड इन शॉर्ट टर्म बट पॉजिटिव इन लॉन्ग टर्म। अभी ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म में अगर डिमांड गिरा तो अफोर्डेबिलिटी इश्यूज होता है, बट लॉन्ग टर्म में डिमांड बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर 1 साल के लिए प्राइस गिरा है, बट लॉन्ग टर्म में 15 ईयर्स के लिए बढ़ रहा है, तो इट्स गुड, क्योंकि शॉर्ट टर्म में गिरा है, चलो अपॉर्चुनिटी बन गया, लॉन्ग टर्म में हम बाइंग तो कर लेंगे। तो ऐसा होता है। तो गोल्ड का ऐसा इन्वर्सली रिलेशन ही है। इफ यू सी हिस्टोरिकल गोल्ड साइकिल 1 से 2011 तक गोल्ड का प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गया, लाइक $250 से $1900 तक चला गया था, बिकॉज ड्यू टू मेनी रीजंस लाइक इन्फ्लेशन, फियर, ग्लोबल अनसर्टिनिटीज। 2000 में ही .com बबल बर्स्ट हुआ था। उसके बाद सारा आईटी सेक्टर, इसके रिलेटेड थोड़ा इश्यूज चालू था, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा स्कोप था, तो वो बस्ट हो गया, बहुत सारे कंपनीज थे। तो उसके बाद गोल्ड का एक मैसिव ग्रोथ है। देन अनदर 2008 में भी रियल इस्टेट इश्यूज में क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत ज़्यादा फेल हो गए थे। एज वी नो कि सारा कमर्शियल पेपर्स जिन्होंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सारे लॉसेस में थे, बस इसमें थोड़े ही प्रॉफिटेबल थे। लाइक इफ यू सी माइकल बरी करके एक इन्वेस्टमेंट था, उन्होंने हेज कर लिया था खुद को, और उन्होंने सारा सेल पोजीशन जैसे बनाते हैं वैसे बना के उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। तो बस ये और गोल्ड गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था वो टाइम पे भी। सो ये था, एंड ज्वेलरी डिमांड अच्छा था कंपेयर टू दिस। एंड 2012 टू 15 यहाँ पर गोल्ड में एक डिक्रीज देखने को मिला था अराउंड 30-40%, बट आगे जाके थोड़ा वो पीरियड के बाद भी जैसे ही गोल्ड स्टेबलाइज हुआ, वहां से फिर से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वी हैव सीन। 19 टू 2024 कोविड आया, वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन, और इन्फ्लेशन भी हुआ। डिस्पाइट ऑफ दिस यहाँ से गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो कोविड आने के बाद इफ यू सी कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। तो ऐसा ही होता है, जब भी पीपल को, सभी पब्लिक को लगता है कि मार्केट में फियर है, अनसर्टिनिटी है, तो स्टॉक से निकाल के या फिर बैंक से निकाल के दे इन्वेस्ट इन गोल्ड। और जो HNIs है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा, तो वो तो यूजुअली इन्वेस्ट करते ही, उनको प्राइस से लेना देना नहीं है। तो ऐसा ही होता है, गोल्ड प्राइस जब भी बढ़ता है तभी जो हाई नेटवर्थ है इंडिविजुअल्स है वो बाइंग कर लेते हैं, बट लोअर मिडिल क्लास के लोग बाइंग नहीं करते। सो प्राइस में तो इंक्रीज है, कंपनीज के रेवेन्यूज तो दिख रहा है, बट वॉल्यूम घट रहा है। एंड सेम इकोनॉमिक साइकिल इम्पैक्ट क्या होता है, रिसेशन में भी अर्बन डिमांड थोड़ा कम हो जाता है, बट इन्वेस्टमेंट में डिमांड ज्यादा ही रहता है गोल्ड में, रिसेशन के द्वारा भी, दौरान भी। एंड ड्यूरिंग बूम वेडिंग प्लस डिस्क्रिशनरी इनकम भी बढ़ जाता है। एग्जांपल लेते कि कोविड में वेडिंग सीजन नहीं था, बट गोल्ड का डिमांड तो बहुत बड़ा था, क्योंकि वो एक रिस्क को मिटिगेट करता था, हेज करता था। एंड तो यही था अर्बन वर्सेस रूरल। नाउ हैज बीन ओके, रूरल 50-60%, अर्बन भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है। वे रूरल का कैसा डिमांड डिपेंड होता है, इट बेस्ड ऑन मॉनसून साइकिल, क्रॉप्स और MSME प्राइजेस। तो MSP प्राइजेस के बेसिस पे, अच्छा मॉनसून है तो इनको डिमांड भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट, अगर रूरल्स में रेनी सीजन अच्छा है, क्रॉप्स का कल्टीवेशन अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा बेच दिया उन्होंने, उनको अच्छा अर्निंग मिला, तो 50-60% तो अच्छे से चलेगा। नाउ अर्बन का भी सेम है, IT सेक्टर में अच्छा सैलरी ग्रोथ है, उनको ले ऑफ्स नहीं हो रहे हैं, उनका अच्छा वर्किंग चल रहा है, कुछ न्यूज में नहीं आ रहा है, तो ओवरऑल 100% का एक डिमांड तो बन गया है यहाँ पर, ऐसा वी कैन एक्सपेक्ट। गवर्नमेंट का लाइक पहले 1991 के पहले लिबरलाइजेशन नहीं था, तभी गोल्ड का बहुत ज्यादा स्मगलिंग होता था। अभी नाउ इट्स चेंज, तो वो सब तो बंद हो गया, और उसके बाद से ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज में भी एक शिफ्ट आया। पहले क्या होता था,
टाइटन आने से पहले कैरेट मीटर्स नहीं था, टाइटन ने ही कैरेट मीटर इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले क्या होता था, मेकिंग चार्जेस लोकल प्लेयर्स का बहुत कम था 7-8%, बट ऑर्गेनाइज प्लेयर का 15%। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने हॉलमार्क इंट्रोड्यूस किया था कि आपका क्वालिटी इतना होना चाहिए, बट ये तो हॉलमार्क नहीं डालते थे। तो गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर लिए कि हॉलमार्क डालना ही चाहिए। इनका मेकिंग चार्जेस बढ़ गया 8 से 15%। अभी वो compete कर रहे थे, लोकल प्लेयर्स compete कर रहे, टाटा या फिर टाइटन, कल्याण, तो वाई people will go to their local jewelry shops compared to the high standards of the other titans and all. So generally public का एक शिफ्ट हो गया वहां से, इसको शिफ्ट बोलते, कंजम्पशन शिफ्ट हुआ वहां से। तो वो एक ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट देखने को मिला। इसका ज्यादा बेनिफिट हुआ टाइटन, कल्याण जैसे बड़े प्लेयर्स को हॉलमार्क के वजह से। तो अब नाउ मार्जिन का सिक्लिकलिटी भी गोल्ड प्राइस एंड वॉल्यूम्स के बीच में डिसाइड होता है, बेस पे ही होता है। और रेवेन्यू होता है गोल्ड प्राइस एंड वॉल्यूम्स का, और मार्जिन होता है मेकिंग चार्जेस प्लस डिजाइन का। सो इफ यू सी व्हेन द गोल्ड प्राइसेस राइजेस, टिकट साइज इंक्रीज होता है बट वॉल्यूम गिर जाता है, और मार्जिन स्टेबल और थोड़ा प्रेशर में ही रहता है। बट जब स्टेबल होता है गोल्ड का प्राइस, तभी वॉल्यूम्स इंक्रीज होता है और मार्जिन भी बेटर होता है। इसके वजह से मैंने एग्जांपल दिया था कि जो अमीर रहते, जब भी प्राइस बढ़ रहा है तभी भी वो ज्वेलरीज लेंगे ही, तो बट मिडिल क्लास नहीं लेंगे। सो प्राइस तो बढ़ता ही रहेगा बट वॉल्यूम्स गिरेगा, कंपनीज के जो भी सेल्स होंगे उनके, और उनका रेवेन्यूज तो अच्छा आएगा। बट जब स्टेबल करेगा तब दोनों, उनका मिडिल क्लास भी बाय करेगा, अपर क्लास भी बाय करेगा। ग्लोबल साइकिल फैक्टर्स तो है ही कि ड्यूरिंग वॉर, इन्फ्लेशन एंड करेंसी क्राइसिस, तो जनरली पीपल्स प्रिफर टू बाय द गोल्ड। एग्जाम्पल इफ यू सी रशिया यूक्रेन हो या फिर यूएस का रिसेशन हो, ये सब का इम्पैक्ट है। अभी अगर ये समझना है इंडस्ट्री, तो एक सिंपल फ्रेमवर्क, इफ यू सी, पहले तो सीजनैलिटी चेक करना है कि हमारे इंडिया में सीजनल और वेडिंग कैलेंडर कैसा है, कितने वेडिंग डेज है, ऑक्सपेशियस डेज कितने हैं, फेस्टिवल टाइमिंग कैसा है, उस बेसिस पे वी कैन डिसाइड द डिमांड। सेकंड, गोल्ड प्राइसेस कैसा है, स्टेबल है, इंक्रीजिंग या डाउन ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म में तो इंक्रीजिंग ही है, बट शॉर्ट टर्म कैसा है उसका इम्पैक्ट वो देखना है। फिर चेक द रूरल इकोनॉमी कि मानसून कैसा है, क्रॉप्स कैसा है, मानसून क्रॉप सब अच्छा चालू है तो फिर डिमांड तो वहां से भी आएगा। पॉलिसीज कुछ न्यू किया, अभी रिसेंटली ही उन्होंने गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो रिड्यूस किया था, विच वॉज अ गुड टू द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो सब अफोर्डेबल हो जाएगा जितना इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाए, कस्टम ड्यूटीज। और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स तो है, इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ, ये सब देखना है। ये 5 जो भी स्टेप्स है वो फॉलो करने चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इफ यू सी कि ज्वेलरी तो एक इमोशनल प्लस इन्वेस्टमेंट है, तो आगे जाके भी इसका डिमांड ऐसा नहीं है कि कोई अलग कमोडिटी जैसा है कि इसका डिमांड गिरने का चांसेस है लॉन्ग टर्म के लिए, आगे जाके भी इंक्रीज होगा ही। शॉर्ट टर्म में कभी कभी इम्पैक्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी। सो हमेशा ट्रैक करने के लिए पहले वेडिंग डेज देखना है, गोल्ड का प्राइस देखना है, अर्बन एंड रूरल का साइकिल, इनकम साइकिल है वो देखना है। सो वी विल अंडरस्टैंड, वी विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट द होल इंडस्ट्री। एक बार इंडस्ट्री समझ में आ गया, इतना ही है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। वैल्यू चेन तो मैंने पहले वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, फिर रिटेलिंग, और ये इसका सिक्लिकल डिमांड है। ये सारे वीडियोस अगर आपने देख लिए तो आप कौन से भी कंपनीज अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आगे जाके मैट्रिक्स के रिलेटेड भी पूरा डिस्कशन करेंगे कि कौन से मैट्रिक्स देखना चाहिए, कंपैरिजन भी करेंगे सारे जो भी इंडस्ट्री कंपनीज है इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री में। सो इट विल गेट अ बेटर आइडिया कि कौन सा अच्छा इन्वेस्टमेंट या फिर कौन सा अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन द करंट मार्केट। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, मार्केट तो बहुत ज्यादा गिर रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है। बिकॉज क्या होता है, कोविड में भी ऐसा ही होता है, लोगों को आइडिया नहीं था कि कितना और गिरेगा, बट वहां से तो रिबाउंड उसने कर लिया। सो ऐसे जब भी कंडीशंस आते तभी इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, ना कि हमें सब हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बेच के निकल जाना चाहिए। सो कीप दैट इन माइंड। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।